Okay. Good evening, everyone. So today we start with the topic alternating current. So the last কতদূর পড়ানো হয়েছিল রে? স্যার কিউরি টেম্পারেচার পর্যন্ত। হ্যাঁ ঠিক আছে। আজকে হচ্ছে 4-9-21। তো দেখো what happened. So first of all, basically we deal with AC, means sinusoidal wave. That means they are either sine or cos. So if I say either my graph are like sine or my graph are minus sine or my graph cos or my graph minus cos. Suppose this one I say y, that is a sine theta or omega t. So a is my amplitude, theta or omega t is the time. That means this is the time variable. So if this is the theta or time variable, I can say this one as a complete time period. And this time period is, the time period is 2 pi by omega. Omega frequency nu or f, that is 1 by t, that is omega by 2 pi. So omega, that is 2 pi frequency. So secondly, this one is called the wavelength. And from here to here, a complete time period is t. So 0 to 0 or peak to peak, if you see the time period, that is half time period. Or you can say here to here, half time period. And 0 to peak, 0 to peak, this one is called the t by 2, right? T by 4. माने इधर t यहाँ से लेके यहाँ तक t by 4, यहाँ से लेके यहाँ तक t by 4, ये t by 4, ये t by 4. So this to this or this to this, t by 4. So suppose question दिया ऐसे कि peak to peak time 0.02 second, find 0.01 second, find frequency. देखो कितना हो गया, t by 2 जो हो गया peak to peak, that is 0.01 second. तो टाइम पीरियड क्या हो गया 0.02 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1 by टाइम पीरियड, 1 by 0.02, that is 50 hertz. Yes or no? Everyone, yes or no? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, this chapter is very interesting. जैसे मैंने पहला वाला को रिप्रेजेंट किया y is a sin omega t. Similarly, इसको मैं लिख सकता हूँ as it is उल्टा, so minus a sin omega t. What do you mean by a? A is the amplitude. माने ये अगर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है. अगर ये प्रेशर है तो ये प्रेशर है. अगर ये करंट है तो ये करंट है. ठीक है. That is the maximum value of the current. वोल्टेज है तो maximum value of voltage. जैसे मानो इसको मैं अगर वोल्टेज लिखता हूँ, मानो V, तो ये मेरा पिक वोल्टेज, ये और ये मेरा पिक वोल्टेज हो गया. सो हम क्या लिखेंगे, माइनस Vm cos ओमेगा टी. यस. अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं मानो करंट का, सो Im cos ओमेगा टी, ये मेरा करंट पिक वैल्यू है. यस है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, सबसे पहले
अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आई एवरेज और एवरेज वोल्टेज और करंट। एवरेज वोल्टेज और करंट। एवरेज वोल्टेज और करंट। ओके, सो एवरेज और वोल्टेज और करंट में क्या है, मेरे पास मानो हम करंट निकालना चाह रहे हैं आई एवरेज। सो व्हाट वी कैन डू, एज माय current wave is variable, suppose I equals to Im sin omega t है, ये मेरा पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये मेरा ओमेगा टी है या टाइम है। सो आई कैन राइट आई dt बाई dt 0 to full time period t, 0 to t, that is 2 pi by omega, 0 to t, that is 2 pi by omega। सो क्या हो गया, 0 to 2 pi by omega I naught, sorry, Im sin omega t dt by 0 to t, which is 2 pi by omega dt। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। सो मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व आई साइन ओमेगा टी डी टी। तो याद रखना कि जब भी तुम्हें आई एवरेज देगा, अगर यहाँ पे लिख दिया है फुल साइकिल, अगर ये फुल साइकिल बोल रहा आई एवरेज और ई एवरेज, तो हमेशा वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसलिए एग्जामिनर कभी भी तुम्हें फुल सर्कल के लिए नहीं पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हाफ सर्कल का निकालने का कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाफ सर्कल का निकालने का कोशिश करते हैं। तो हाफ सर्कल में कैसा होगा, यही चीज हाफ सर्कल में कैसा होगा। तो देखो हाफ सर्कल में क्या होता है, कुछ नहीं बोला है, मतलब हम लोग जो आई एवरेज निकालेंगे वो हाफ सर्कल के लिए ही निकालेंगे। t/2 दैट इज पाई बाई ओमेगा आई dt बाई dt आई बाई पाई बाई ओमेगा या t/2। मतलब हमें हाफ सर्कल ही लेना है, क्यों, हाफ सर्कल लेने से मेरे को वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो हम लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी डी टी 0 to पाई बाई ओमेगा बाई 0 to पाई बाई ओमेगा डी टी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे, बोलो। आई एम को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी 0 to पाई बाई ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया डी टी दैट इज टी दैट इज पाई बाई ओमेगा, है ना। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मैं कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, तो देख लो। आई एम को बाहर किया है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 to पाई बाई ओमेगा बाई इसका हो गया पाई बाई ओमेगा। दैट मीन्स आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी इज पाई बाई ओमेगा, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री बाई ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये ओमेगा कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, आई एम माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 बाई पाई। तो ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया 1, -1 का माइनस क्या हो गया 1, 1 + 1, 2 बाई पाई आई एम इज योर आई एवरेज। तो इसलिए याद रखना कि जब भी मुझे क्वेश्चंस में
जब भी मुझे क्वेश्चंस में साइनोसॉइडल का आई एवरेज बोला जाएगा, माई वैल्यू इज 2/पाई इंटू पीक वैल्यू ऑफ करंट। जब भी मुझे वी एवरेज बोला जाएगा, माई वैल्यू इज 2/पाई वी एम मैक्सिमम वैल्यू। बट प्रॉब्लम ये है कि करंट का जब भी हम लोग रीडिंग करते हैं, हम लोग एवरेज रीडिंग करंट का या वोल्टेज का नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे गौर करूं तो देखो, अगर मैं इसका, ये मेरा हाफ है, ये मेरा हाफ है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब देखो जनरली क्या होता है कि मेरा जो टाइम पीरियड है, हाँ, हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ज होता है, मतलब टाइम कितना हो गया 0.02 सेकेंड। तो ये एक यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा 0.01 सेकेंड तक। हमारा जो आई है 0.1 सेकेंड के, if the time interval between the two pulse is less than 0.1 second, it will read as a continuous object। तो उसका देखो, इसका 10 गुना है। मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि करंट या वोल्टेज जीरो दिखाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। करंट या वोल्टेज जीरो दिखाएगा, लेकिन मेरा वोल्टेज मतलब लाइट है ना, ऑन किया हुआ है। सो आई एम सो मच कंफ्यूज्ड कि क्या करेंगे ऐसा सिचुएशंस में। करंट या वोल्टेज जीरो दिखा रहा है लेकिन लाइट है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग को शॉर्ट आउट करने के लिए एसी का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एसी का मेजरमेंट, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग जो एसी का जो मेजरमेंट है, हम लोग जो एसी का मेजरमेंट है वो क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू में करते हैं। सो आई आरएमएस और पी आरएमएस, करंट लो या वोल्टेज लो, यू कैन सॉल्व एनी वन। करंट होगा तो करंट लिखना है, वोल्टेज होगा तो वोल्टेज लिखना है, ठीक है। करंट होगा तो करंट लिखना है, वोल्टेज होगा तो वोल्टेज। तो देखो इसमें क्या होता है, सपोज मेरा, आई जस्ट शो यू देन यू अंडरस्टैंड। मानो ये मेरा एक वेव है, तो ये मेरा +5 था, ये मेरा -5। तो रूट मीन स्क्वायर, तो मैंने सबसे पहले इस माइनस को क्या किया, प्लस किया। मैंने इस माइनस को क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करने से -5 का स्क्वायर कितना होता है, +25। अच्छा, उसका फिर रूट कितना होता है, +-5। नहीं, +-5 कभी नहीं होता है। रूट का अंदर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा +5 होगा। रूट का अंदर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या है, रूट करके स्क्वायर किया, इसको नेगेटिव को मैंने 5 गुना ये इसका डबल किया, फिर उसको रूट करके सीधा कर दिया। मतलब ये मेरा ग्राफ हो गया ऐसा। कब, अगर मैं इसको लिखता हूं ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, समझ में आया? इज इट ओके? यस सर। अब Yes, देखो sir. तो अब मेरा प्लस पॉइंट क्या हो गया, अब मेरा प्लस पॉइंट क्या हो गया, अब मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि अब मुझे वो जो हर 0.01 सेकंड के बाद चेंज हो रहा था उसका जरूरत नहीं, तो हम लोग हार्ट से आई आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, वेरिएबल है, इसका तो एवरेज निकल सकता है ना, और इसका एवरेज निकल सकता है, मतलब स्क्वायर रूट का एवरेज निकल सकता है। तो स्क्वायर रूट का एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू हो जाएगा। तो ये मेरा आई आर एम एस या वी आर एम एस जो कि स्ट्रेट लाइन है। इसलिए हमारा हाउस होल्ड जितना सर्किट है उसका करंट या वोल्टेज जो भी मेजरमेंट होता है वो आई आरएमएस में होता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया क्या किया गया, पहले एवरेज किया गया तो देखा वैल्यू 0 आ रहा है,
तो फिर हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करके अब उसका क्या किया, रूट किया, एवरेज किया। तो पहले स्क्वायर किया फिर रूट किया, तो पहला ही वैल्यू पे आ गया, लेकिन नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया। अब उसका हम लोगों ने क्या किया, एवरेज किया। तो मुझे जो वैल्यू मिला वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू, जो विजिबल वैल्यू है। इसीलिए हमारा घर का जितना भी हाउस होल्ड सर्किट का मेजरमेंट है, दे ऑल आर आरएमएस वैल्यू। लाइक क्योंकि हमारा घर का जितना सर्किट है सब एसी है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे घर में 220 वोल्टेज है, तो ये जो 220 वोल्टेज है वो आरएमएस वैल्यू है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फैन जो है, फैन का जो वायर है इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है, सो दिस 3 एम्पियर इज आरएमएस वैल्यू। मेरा एसी में 15 एम्पियर करंट जा रहा है, मुझे अलग से स्पेशल लाइन लेना पड़ा, तो वो जो 15 एम्पियर है दैट इज द आरएमएस वैल्यू। क्लियर एवरीवन? अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए देखो एकदम आसान सा बात है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम t/2 लिखो या t लिखो, बात एक ही है, क्योंकि मुझे पूरा भी ले सकते हो, हाफ भी ले सकते हो। ये तो इसी के t/2 से ही ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड t/2 है ना, तब इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो गया है। तो 0 से t/2 लेने से भी सेम आंसर आएगा, t लेने से भी आता है। तो चलो हम लोग t लेके ही करते हैं, 2π/ω। तुम लोग चाहो तो 0 to t/2 लेके भी घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो I² dt बाई dt फुल टाइम पीरियड लिया है, तो t/2 लेगा तो ऊपर भी t/2 नीचे भी t/2 लेगा, तो इस पूरा का रूट, इसको बोला जाता है आरएमएस। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आई एम को बाहर किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to 2π/ω। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया 2π/ω, तो ये पूरा हो जाएगा हाफ, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, Im², ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π/ω साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो बोर्ड में, यू गेट द फुल मार्क्स, तो तुम अपना टाइम बचा सकते हो। अगर इसको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने का तरीका है 1/2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 to 2π/ω। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे इसका वैल्यू 0 आएगा, क्यों, क्योंकि साइन या कॉस का जब भी मैं फुल सर्कल लूंगा, देखो cos 2 थीटा का मतलब क्या है कि अगर मानो ये पाई है, अगर मानो ये 2π है, तो ये 2 टाइम्स कॉम्प्रेस है, मतलब ये मेरा 1, ये मेरा 1, तो इसका एरिया कितना होगा, 0 ही होगा ना। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0, तो यहाँ पे कितना बचा 2π/ω हाफ, तो क्या हो गया π/ω। सो यू कैन राइट डायरेक्टली π/ω। समझा एवरीवन, इज इट ओके? देखो इसका जब हम लोग करेंगे dt 0 to 2π/ω माइनस ये जो cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 to 2π/ω, इसका वैल्यू सीधा 0, सो क्या हो गया हाफ, ये हो गया 2π/ω माइनस 0, दैट इज π/ω। सो वी कैन राइट डायरेक्टली, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी हैव, Im² π/ω को काट दो, तो बचा क्या, बाई 2 1/2, that means Im/√2, yes or no? Everyone, is it okay?
ठीक है? Everyone, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब देखो इससे क्या हुआ, मुझे दो चीज मिला। सबसे पहला बात है, इसका मतलब एक साइनसॉइडल वेव का सबसे ज्यादा होता है उसका पीक वैल्यू, उसके बाद होता है उसका आरएमएस वैल्यू, और उसके बाद होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है? और हम लोग जो लेता है फॉर 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 आवर हाउस होल्ड सर्किट, आवर हाउस होल्ड circuit, all we measure current and voltage in RMS value always। समझ में आया कि हम लोग घर का या एसी का जो भी मेजरमेंट करना है उसमें करंट और एसी का करंट एंड वोल्टेज जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? आरएमएस वैल्यू में मेजरमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है? कि क्वेश्चन ये है कि why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC? Why 220 volt AC is more dangerous than 220 volt AC DC? तो इसका कारण ये है, खुद ही समझ लो कि डीसी में क्या होता है। डीसी में 220 वोल्ट माने 220 वोल्ट। सो फॉर डीसी 220 volt means its peak value also 220 volt. Yes or no? Because it's a fixed voltage, no variable. Yes or no? Yes or no? Hello? Yes, sir. But in case of AC, 220 volt means RMS value. So VRMS, that is V maximum by root 2, V peak by root 2, that is 220 volt. So V peak is 220 into 1.414, which is nearly equals to 311.12 volt, which is greater than 220 volt. So AC 220 volt is more dangerous than 220 volt DC. Yes or no? Understand clearly? Got it? Yes, sir. Okay. After that, next, see one important formula. When you superimpose two wave, okay, the resultant is sinusoidal, means if two waves are always sine or cos. When you superimpose, the resultant is also same form. That is called the superimpose of wave. I think all of you remember. And where the resultant amplitude, what is the formula? A1 square, A2 square, 2A1, A2
cos phi. Means if we have two wave, y1 that is a1 sine omega t, another wave a2 sine omega t plus or minus phi. And with respect to the first wave, the second wave either can be lead or can be lag. So if we want to superimpose them, so my resultant wave, how it look like, a sine omega t plus or minus del. So this is my overall amplitude and this is my extra angle. So this amplitude, how you get it from here? And if you want to find out this angle, so tan del, that is same like vector b sine theta, that is a2 sine phi by a1 plus a2 cos phi. ये हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में क्लास 11th में किया था. इसका मुझे उतना जरूरत नहीं है, मुझे मेनली इसका है, बिकॉज मुझे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. क्यों? ये जो एम्पलीट्यूड है यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है. ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द एम्पलीट्यूड. तो ये मुझे पता रहेगा तभी मैं उसको एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ. सो आई एम गिविंग यू some question related to that and you tell me the answer. Okay, I'm giving you question is question number 1. Find I average and I RMS for each case. Each case. First one, 3 sine omega t plus 4 cos omega t ampere. Second one, and I equals to, second one I equals to 3 sine omega t plus 4 cos omega t plus 30 degree ampere. Third one, I equals to 3 sine omega t plus 4 sine omega t plus 60 degree ampere. Okay, means all are in bracket. And number D, I is equals to 3 cos omega t plus 4 cos omega t plus 60 degree ampere. This is my first question. In all 4 questions, find out the I average and I RMS. And now question number 2. In this question also find V average and V RMS. The question is, this is my voltage because we have to find out the voltage average. This is plus 5 volt. This is minus 5 volt. And the time is 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds. Time is in second. So find the V average and V RMS in the second question. In the first question, find out the I average and I RMS. I give you 5 minutes for them. So you try and tell me the answer. Dekho, as I told you for the first question, my amplitude formula is I can write here I maximum. My I maximum formula is I1 square, I2 square, 2I1, I2
cos 5. Now for the first part, my I maximum is, acha, for first part, sorry. First of all, I can arrange this question. How I arrange it? I maximum, that is 3 sine omega t plus, I can write 4 sine omega t plus 90. Can we write this? Yes or no? Can we write? Hello? Yes, sir. So if I can, then my phase difference is how much? 90 degree. That means my I is 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos 90 degree. Cos 90 is how much? 0. So 9 plus 16, that is 5 ampere. So I average is 2 by pi into 5, that is 10 by pi ampere, and I RMS, that is I maximum by root 2, that is 5 by root 2 ampere. Okay, everyone? Understand the first one? Yes, sir. Now the second one, if I want to write the second one, my second one is how I arrange it. How I arrange it. It's not IM, it's I. Second one, how I arrange it. I is equals to 3 sine omega t plus 4 sine omega t plus 90 degree. And here it is given 30. So plus 30. So my phase difference is 120 degree. Here the phase difference is 90 degree. So now IM is how much? My IM is 3 square, 4 square, 2 into 3 into 4 into cos 120 degree. That is 9 plus 16 plus 24 minus 1 by 2. How much? 25 থেকে 12 গেল কত হয় রে? 13 না? So my I average is how much? 2 root 13 by pi ampere, and I average, I RMS is how much? Root 13 by 2 ampere. Now the third one. See, in the third and fourth, both case, 3 sine omega t plus 4 sine omega t plus 60. So they are in the same form. 3 cos omega t plus 4 cos omega t plus 60, same form. So for question number 3 and 4, they are in the same form. So question number 3 and 4, money question number C and D. First one is I equals to 3 sine omega t plus 4 sine omega t plus 60 degree. And the next one is 3 cos omega t plus 4 cos omega t. Even it is minus 60. Even it is minus 60. I'm giving it 60. In both the case, my phase difference is 60 degree. So my IM is how much? My IM is 3 square, 4 square, 2 into 3 into 4 into cos 60 degree. That is 9 plus 16 plus 24 into half. That is 25 plus 12. That is root 37.
So what is my answer? My answer is I for 3 and 4 both. I average is 2 root 37 by pi ampere, and I RMS, that is Im by root 2, that is root 37 by 2 ampere. Yes or no? Everyone, yes? Understand? Yes, sir. अब देखो, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन को करूं, इसको अगर करूं, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. दिस इज नॉट साइनोसॉइडल. if my graph is not sinusoidal, माने you don't use by using the any equation like sin theta cos theta, they are trigonometric equation. So in that time my I average, how I write this, total current या voltage. अच्छा, voltage में लिख रहा है तो voltage का ही लिखता है, ये तो हर पे current ही लिखा है. तो मैं V average कैसे लिखूंगा? V1 यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो V1 T1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो V2 T2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है V3 T3. अगर वेरिएबल होता तो इंटीग्रेशन लेके करता, पार्ट पार्ट करके करता, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन लेने का जरूरत नहीं है. तो ये देखो, मैंने फंक्शन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया और टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेगा तो आई गेट द एवरेज वैल्यू. सो व्हाट इज माय एवरेज वैल्यू? 5 into 2 plus minus 5 into 2 plus 5 into 2 by 6. So 25 by 6 volt. And the second one, VRMS. तो क्या करेंगे? V1 square T1, V2 square T2, V3 square T3 by total time T. क्या लिखेंगे? प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2. अच्छा, इसको फिर रूट करना पड़ेगा. तो स्क्वायर, रूट एंड एवरेज. रूट मीन स्क्वायर. सो बाई 2 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 2 बाई 6 पावर इज हाफ. तो मुझे क्या मिला? ये कितना मिला? ये मिला 25 into 2. देखो, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, 25 into 2, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, 25 into 2 by 6 हाफ. तो ये 50 50 50, 150 by 6 का हाफ, दैट इज 25 का हाफ पावर, दैट इज 5 वोल्ट, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज से क्या होता है? देखो, बेसिकली एवरेज से मेरा क्या हुआ? बेसिकली एवरेज से मेरा क्या हुआ? एवरेज से मेरा क्या हुआ? ये जो मेरा नेगेटिव था, ये नेगेटिव को मैंने स्क्वायर करके रूट करके पॉजिटिव कर दिया. तो अब ये मेरा पूरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, है ना. और उसका एवरेज किया. सो 5 का एवरेज क्या आएगा? 5 ही आएगा. सो द आंसर इज 5 आया, है ना. ये सब नो समझ में आया? अंडरस्टैंड ना? हेलो हेलो. Yes, sir. इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीज है. अगर इफ यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, सो दैट मीन्स तुम्हें ऑल्टरनेटिंग करंट का 50% समझ में आ गया है.
और यही मेरा बेसिक है जो आज अभी जो मैं 3 बताने वाला हूँ। तो शायद थोड़ा देर समय लगे, इसको बहुत ध्यान से करो और इसी के ऊपर बेसिस करके मेरा अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट पार्ट पूरा डिसाइड होगा। सो आई एम गिविंग यू वन बाय वन। माय फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, मानो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इसको मैं एक इनपुट एसी सिग्नल से कनेक्ट किया, प्लस एंड माइनस। तो माई E इक्वल्स टू EM sin ओमेगा टी, दिस इज माई इनपुट करंट। मैंने करंट गया, ये आया। So DC is represented by the symbol like this battery, and AC का जो symbol है वो ऐसा होता है, ये प्लस ये माइनस। ओके, so this is my AC signal। मुझे EMF के रिस्पेक्ट में करंट निकालना है। So I can see clearly it is a complete loop। So by Kirchhoff's law we can say, by Kirchhoff's law, IR minus E equals to 0. So IR equals to E, that is E maximum sin omega t. So I is E maximum by R sin omega t. That is EM by R is my current maximum value sin omega t. Yes or no? Yes, sir. Everyone, yes or no? Achha, if you understand that part, so अब देखो यहां से मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, मानो ये मेरा रेड वाला जो है ये मेरा EMF है, इनपुट EMF है, ठीक है। इनपुट EMF है, इसको मैंने E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी लिखा है। तो मेरा जो इनपुट करंट है वो कैसा होगा, सेम ही होगा। ये जो हो गया मेरा I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे देखो एक चीज पता चला, जब मेरा करंट 0 है तब मेरा EMF भी 0 है। जब मेरा EMF मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम। जब मेरा EMF मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम। EMF 0, करंट 0। EMF नेगेटिव, करंट नेगेटिव, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है। तो क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है तो हम लोग बोल सकता है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, current due to resist मैंने current and EMF मैंने current and voltage, current and voltage are in same phase with respect to input voltage। मतलब अगर मैं नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेरा इनपुट EMF, मेरा प्योर रेजिस्टेंस का करंट कहाँ पे है ये मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है।
मतलब फेजर डायग्राम में देखो, अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, मैं कोई भी एक फेज में ले सकता हूं। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैंने किसी भी एक इंस्टेंट पे, मानो मैंने ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया, इनपुट ईएमएफ को, ईएम साइन ओमेगा टी। उसी इंस्टेंट पे मेरा करंट भी जो है सेम होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा होगा। सो आई प्योर रेजिस्टेंस के लिए है। और मैं अगर एंगल का बात करता हूँ, एट एनी इंस्टेंट, कैसे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो इफ माय थीटा इज 0, इट कैन बी इन दिस लाइन, इट कैन बी 90 डिग्री, इट कैन बी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं पे भी हो, जहां पे ईएमएफ होगा वहीं पे मेरा करंट होगा आई एम साइन ओमेगा टी। ये सुन लो। और यहाँ पे एक और बात है, प्योर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, है ना, डिपेंड ही नहीं करता है। ये सुन लो। এটা স্যার আরেকবার স্যার একটু বলবো। আরে দেখ না, যখন আমার ইএমএফ 0 তখন আমার কারেন্ট 0, যখন আমার ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। एबार द करंट का जो एम्पलीट्यूड है ईएमएफ से थोड़ा कम है, इसका मतलब है कि ई आई इक्वल्स टू ई बाई आर, आई इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम बाई आर। मैंने आर का वैल्यू को ग्रेटर देन 1 माना है, दैट्स व्हाई द एम्पलीट्यूड इज लेस। मानो द वोल्टेज इज 10 sin omega t and resistance is 2, so what is my current? 10 by 2 माने 5 sin omega t। यस सर। तो তাহলে কি হচ্ছে, কারেন্টের অ্যাম্পলিটিউড কম। अगर कहीं पे देखा करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ईएमएफ से, दैट मींस कि द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज लेस देन 1। यस और नो? यस सर। और जब ईएमएफ 0, करंट भी 0, जब ईएमएफ मैक्सिमम, करंट भी 0, तो बोथ आर इन द सेम फेज, नो फेज डिफरेंस। ठीक है? यस सर। इसका नेक्स्ट वाला करो और अच्छा से समझ में आएगा। when you इसका जब नेक्स्ट वाला करोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज सपोज प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर represented by the symbol L. So in case of pure inductor, मैंने एक इंडक्टर लूंगा और इसके साथ एक इनपुट सिग्नल लगाया, प्लस एंड माइनस E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी। ये मेरा करंट गया, ये मेरा करंट आया। सो बाय Kirchhoff's law I can write L di by dt, that is the EMF by the inductor, yes or no, minus E equals to 0. So L di by dt is E, that is EM sin omega t. So di equals to EM by L sin omega t dt. Now we can use to find out the current, taking integration both sides, taking integration both sides. So di, that is EMF by L sin omega t dt. So I, that is EM by L, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos omega t by omega. So overall what you get, हमको ये मिला कि माइनस EM by L omega cos omega t, that means minus IM cos omega t। ये सुन लो, क्योंकि लेफ्ट में करंट है तो राइट में भी करंट ही होना चाहिए। ये
Yes or no? Please respond, yes or no? Yes, sir. Okay. Now see, so my Im, that is Em by L omega. Now anyone tell me, ki EMF by something is current, that something is what? EMF by something is current, that something is what? EMF voltage resistance. But that resistance is not by the pure resistance, माने RH जन्नो ना, इसका एक स्पेशल नाम है and special symbol है X. X is called the reactance. Reactance दो तरह का होता है, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर. तो ये इंडक्टर वाला है, इसको बोला जाता है reactance. Reactance due to inductor और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. XL का वैल्यू क्या हो गया? ओमेगा L, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी. सो हम इसको 2 पाई फ्रीक्वेंसी L लिख सकते हैं, है ना? यस और नो? यस सर. तो अगर मैं L लिख सकता हूं तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये मेरा XL है, ये मेरा ओमेगा और फ्रीक्वेंसी है, and they are directly proportional. L is constant. L is constant. So as L is constant, XL is directly proportional to omega, or this is the first thing. Now, if you want to draw graph, how you represent the graph? देखो, ये मेरा EMF का ग्राफ है, E equals to EM sin omega t, और करंट का ग्राफ क्या है? नेगेटिव ऑफ कॉस. तो नेगेटिव ऑफ कॉस माने यहां से शुरू होगा ऐसे करके, है ना? तो ये मेरा करंट का इक्वेशन है, I equals to Im माइनस साइन है, माइनस Im cos omega t. Yes or no? यस सर. तो यहां से साफ देखो, जब मेरा EMF 0 है, करंट नेगेटिव वैल्यू है, मतलब करंट बाद से पीछे से शुरू हुआ. सो ये दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है? ये दोनों का बीच में अगर डिफरेंस है, अगर मैं करंट को साइन के फॉर्मेट में लिखूं तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. ये सर नो, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे. ये सर नो? यस सर. So that means what we can say, in case of pure inductor, inductive current lag कितना एंगल का लैगिंग है? 90 डिग्री. सो हम लिख सकता है इंपॉर्टेंट, in case of pure inductor, inductive current lag by 90 degree with respect to input EMF, and इसका ठीक उल्टा होता है अगर मेरा करंट लैग कर रहा है, मतलब इंडक्टिव वोल्टेज जो है लीड करेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है कि इसका अपोज करता है, मतलब ठीक इसका उल्टा होगा. ये डिराइवेशन तुम्हारा नहीं है, ये वाला करंट वाला ही है, सिर्फ इसको याद कर लेना कि इसका ठीक उल्टा होता है. इन केस ऑफ प्योर inductor, inductive voltage
lead by 90 degree with respect to input EMF। तो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो कैसा होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट वाला, कभी कभी वोल्टेज वाला भी देता है। सो मेरा ये ईएमएफ था, इनपुट ईएमएफ, E equals to EM sin ओमेगा टी, ठीक है। और with respect to that, see, in case of pure inductor, inductive current lag by 90 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में मेरा करंट जो है 90 डिग्री का लैग करेगा, है ना, ये सर नो। तो ये मेरा हो गया IL which is I maximum sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये सर नो, समझ में आया? यस सर। और ये मेरा जो है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, समझ में आया? और इसी का अगर मैं वोल्टेज में देखूं, वोल्टेज में सिर्फ एक दो जगह जरूरत पड़ता है, तो वोल्टेज का डिराइवेशन है, वोल्टेज को ऐसे याद रखना कि ईएमएफ जो है वोल्टेज का ऑपोज करता है, क्यों? माइनस एल डी आई बाई डी टी है ना, इसका ऑपोजिशन होता है, इसलिए वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज जो है इसका ठीक उल्टा होगा। तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मेरा हो गया E इक्वल्स टू एम साइन ओमेगा टी, और इसका जो अगर हम इंडक्टिव वोल्टेज का बात करेंगे तो इंडक्टिव वोल्टेज VL which is 90 degree lead, so with respect to my input EMF at any instant theta equals to, ये जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो ये है मेरा फेजर डायग्राम। कुछ नहीं बोलेगा तो इसको बोलना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस देना, या वो लोग बोल देगा ईएमएफ वर्सेस करंट, अगर बोल दे ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज तब इसको ड्रॉ करना, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली यही ड्रॉ करने के लिए देता है। अगर मेंशन कर दिया इनपुट वोल्टेज वर्सेस वोल्टेज ड्यू टू प्योर इनपुट ईएमएफ वर्सेस इंडक्टिव वोल्टेज, तब ये ड्रॉ करना, इनपुट ईएमएफ वर्सेस इंडक्टिव इनपुट इंडक्टिव करंट, तब ये ड्रॉ करना। कुछ नहीं बोला तो यही ड्रॉ करना। क्या तक समझ में आया? यस सर। अब एक और है, ये हो जाएगा तो समझ लो तुम्हारा इसी का 50% हो गया। सो टुडेस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन इज प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, प्योर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्लस सी माइनस प्लस माइनस सी, पे इनपुट लिया है प्लस माइनस E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी। मतलब ये मेरा इनपुट पे रेस्पेक्ट में लिया, तो फाइनल आंसर जब आएगा इसमें जो भी आएगा उसके रेस्पेक्ट में, मतलब 90 डिग्री का लीड है, ये साइन हो तो भी लीड है, कॉस हो तो भी लीड है, ठीक है। सो फ्रॉम कर्चॉफ्स लॉ V Q इक्वल्स टू CV, V इक्वल्स टू Q बाई C, तो Q बाई C इसका चार्ज by capacitor is the voltage, minus E equals to 0, that means Q equals to CE, E is EM sin omega t। देखो मेरे पास चार्ज का इक्वेशन है, मुझे करंट चाहिए, तो क्या करेंगे? by differentiating both sides, by differentiation both side with respect to time,
तो dq by dt हमें मालूम है करंट होता है, तो C em sin ओमेगा t by ओमेगा t d ओमेगा t by dt। तो क्या आया, C em साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो हम इसको C ओमेगा em cos ओमेगा t लिख सकता है। तो इसको हम em 1/c ओमेगा cos ओमेगा t लिख सकता है, या तो अच्छा ये मेरा लेफ्ट साइड में i हो जाएगा, राइट साइड में आई एम cos ओमेगा dq, dq by dt क्या होता है i। अब देखो मेरा आई एम जो है em by 1/c ओमेगा, जिसको मैं em by रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, मतलब अच्छा तो इसको मैं रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c, या तो 1/2 फ्रीक्वेंसी c, ऐसा यूनिट जो है क्या होगा, ओम। समझ में आया क्यों ओम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना। স্যার ওটা স্যার 1/c ওমেগা স্যার আসলো কিভাবে? ये EMC ओमेगा, C ओमेगा के আমি 1/c ओमेगा লিখতে পারি না অ্যারেঞ্জ করে, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। EMF বাই রেজিস্টেন্স হয় তো। तो हम यहाँ पे भी इसको लिख देता है कि ऐसा यूनिट होता है ओम, है ना। तो अब देखो देखो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अच्छा सबसे पहले मुझे सॉरी नॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले मुझे एक सी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ माय सी कांस्टेंट, यस और नो। अच्छा फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना, यस और नो। यस सर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का दे सकता है कि ड्रॉ इंडक्टिव कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा अब मैं अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था ये में जो कि, और इस हिसाब से मेरा वोल्टेज करंट कैसा था, देखो प्लस कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके। तो अगर मैं इसका नेमिंग करना चाहूँ तो ये मेरा क्या होगा, E इक्वल्स टू em साइन ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू दैट इसको मैं लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू im cos ओमेगा टी। मतलब देखो जब ये 0 है तब ये ऊपर में है, मतलब पॉजिटिव है, तब ये लीड है, कितना लीड है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, ठीक उल्टा हो गया, कैपेसिटिव करंट लीड बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, या कैपेसिटिव वोल्टेज ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, लैग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टिव करंट लैग करता है, कैपेसिटिव करंट लीड करता है। इंडक्टिव वोल्टेज लीड करता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस कैपेसिटिव वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। सो हम अभी लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट, important note,
कि in case of pure capacitor, capacitive current lead by 90 degree with respect to capacitive current lead by 90 degree with respect to input voltage or in case of pure capacitor, capacitive voltage lag by 90 degree with respect to इनपुट वोल्टेज। तो इसका मतलब मेरा फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा? फेजर डायग्राम जो मेन है करंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि करंट ही हम लोग को निकालने के लिए देता है। तो अगर मेरा याद करो, मैंने रेड से ये लोग को रिप्रेजेंट किया था इनपुट को EM साइन ओमेगा टी, और ब्लू से मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया था या कैपेसिटर वाला को। सो ये मेरा हो जाएगा ICQ, देखो लीड बाय 90 डिग्री, कौन? कैपेसिटिव करंट। और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल है थीटा एट एनी इंस्टेंट। सो मैं इसको IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं, ये है फेजर डायग्राम, फेजर मेनली इसी को ड्रॉ करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं बोलेगा तो जस्ट फेजर डायग्राम बोलेगा, फॉर प्योर कैपेसिटर यही करना। अच्छा, अब देखो, अगर मेरा ये E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी है और इसके रिस्पेक्ट में मेरा वोल्टेज VL ये 90 डिग्री है, लैग करेगा। सो ये एंगल थीटा है ओमेगा टी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा VM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। किसके लिए? कैपेसिटिव वोल्टेज, सॉरी कैपेसिटिव वोल्टेज, है ना? एवरीवन ओके? Yes, sir. टुडे हाँ, ये तीनों को अच्छा से करना। मैं इसका रिकॉर्डिंग आज ही कोशिश करूंगा तुम लोग सबको दे देने के लिए। वैसे मैंने कल एक वीडियो दिया है कैपेसिटर का, शायद तुम लोगों को नहीं दिया ना স্যার একটা স্যার এসির ওয়ানটা ছিল। হ্যাঁ, ওই AC 1টাই, AC 1টাই তো, এটাই তো ফার্স্ট ক্লাস। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैंने इसको भी रिकॉर्डिंग करके रखा क्योंकि वो सब बोर्ड में पढ़ाया था, ये इसमें पढ़ाया है। देखते हैं कौन वाला ज्यादा अच्छा है। ये भी अच्छा आया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज बहुत पढ़ लिया। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।